प्यारे बच्चों, आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत संस्थाओं का कामकाज नामक पाठ, जो कि 6 अक्टूबर 2020 की कार्यपत्रक में दिया गया है। कार्यपत्रक संख्या 40 है और इसका शीर्षक है नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। तो बच्चों, मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके साथ शुरू करते हैं कार्यपत्रक 40, नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। पहली सरकार होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें बनाई जाती हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं। तो यहाँ पे क्या आया, जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की सरकारें होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की सरकारों को क्या कहा जाता है, केंद्र सरकार। और जहाँ जो राज्य के स्तर पर सरकारें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, राज्य सरकार। अब बात आती है कि जब किसी भी सरकार को चयनित कर लिया जाता है, यानी कि इसका चुनाव कर लिया जाता है, उसके पास कुछ काम करने के अधिकार होने चाहिए और जो भी वो काम करेंगे, यानी कि जो भी उनके फैसले होंगे, उनमें कुछ भूमिका निभाई जानी चाहिए। जैसे कि आपका विद्यालय है, आपके विद्यालय भी एक संस्था ही है, लेकिन उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए हैं। जैसे किसी को एडमिशन का कार्य दिया गया है, किसी को मिड डे मील का कार्य दिया गया है, किसी को डिसिप्लिन का कार्य दिया गया है, किसी को प्रेयर का कार्य दिया गया है, किसी को क्लास टीचर बनाया गया है। तो ये हर काम को, बहुत सारे कामों को एक ही व्यक्ति को ना दे करके अलग अलग थोड़े थोड़े कामों में बांट दिया गया है, जिससे कि क्या हुआ, काम आसान भी हो गया, सही समय पर पूरा भी होता है और उसमें असुविधा भी नहीं रहती। हर कार्य को करना सरल हो जाता है। हमारे देश में इसी तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों को लेने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें से कि मुख्य संस्थाएं 3 हैं। ये संस्थाएं हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इन 3 संस्थाएं करती क्या हैं। जो विधायिका है उसका काम होता है कानून को बनाना, ये मैंने आपको 8th क्लास में बताए थे इन तीनों के बारे में। और कार्यपालिका है कानून का पालन करने वाली। इसी तरह न्यायपालिका क्या है, कानून की सही समीक्षा करने वाली। अब ये तीनों सरकार के फैसले लेने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। भारत में जब इन संस्थाओं के द्वारा कार्य किया जाता है तो यानी कि इनकी आवश्यकता भी थी हमें। तो आवश्यकता क्यों हुई, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मेदारी होती है। तो क्या होगा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ नीतियाँ बनाई जाएंगी कि भाई ये नियम होंगे, कोई इसका पालन नहीं करता तो उसको दंड दिया जाएगा, इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी भी किसकी होती है, सरकार की होती है, कि ताकि भारत उस देश के नागरिक पढ़ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो। फिर लेकिन सरकार को ये सब खर्चा करने के लिए, नागरिक सुरक्षा पर, उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर खर्चा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और ये पैसा कहाँ से आता है, लोगों से टैक्स लेकर के। तो क्या करते हैं, टैक्स के लिए भी उन्हें अलग से व्यवस्था करनी होती है। टैक्स इकट्ठा करके क्या करते हैं, वो सेना की, पुलिस की और जितना भी देश में डेवलपमेंट होना है, जितने विकास के कार्य होने हैं, उस पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैसे कि सुरक्षा का कार्य कौन करेगा, CISF करेगी, BSF करेगी बॉर्डर पर, है ना, और CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, बॉर्डर पे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसी तरह पुलिस क्या करती है, लोकल लेवल पे मदद करती है। ठीक है, और विकास कार्य पे गवर्नमेंट किस तरह से खर्च करती है, DDA बना दिया, PWD बना दिया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए जो कि किसी विशेष राज्य का
कार्य करते हैं और नेशनल लेवल पे भी कार्य करते हैं। सड़कों के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए अलग से आयोग बनाए जाते हैं, फिर उनके अंतर्गत फिर कार्य कराया जाता है, प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है। तो क्या विभिन्न संस्थाएं बनाई जाती हैं, वो जिसका उद्देश्य क्या होता है कि ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सकें। मैंने आपको एक पाठ में बताया था लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले मुख्य अधिकारी कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, संसद खुद होती है। राष्ट्रपति, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, औपचारिक रूप से इस देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। औपचारिक मतलब फॉर्मल रूप से, ठीक है। अनौपचारिक होता है इनफॉर्मल। प्रधानमंत्री सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारियों का इस्तेमाल वही करता है। मतलब जितने भी अधिकारी अलग अलग संस्थाओं में लगे होते हैं, उनका यूज़ करने का अधिकार उसका होता है कि वो किस तरीके से काम कराता है। तथा अन्य मंत्रियों की जो अपॉइंटमेंट होती है, उनकी जो नियुक्ति होती है, उसमें राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि जी इस आदमी को सिलेक्ट कर लिया जाए इस काम के लिए, ठीक है, ताकि ये काम आसानी से हो सके। फिर बात आती है संसद की। संसद में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? संसद। किसको? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। RLR इजी मेथड है। इससे क्या बनी? संसद, पार्लियामेंट बनी, ठीक है, संसद बनी। इससे इन तीनों को मिलके क्या बनती है? संसद बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। दोनों सदन कौन कौन से हुए? एक तो हो गया लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। पहला सदन कौन सा हुआ? लोकसभा। और दूसरा सदन कौन सा हुआ? राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति क्या होता है? दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, फिर भी क्या होता है? वो फैसले जितने भी होते हैं ना, इनकी परमिशन चाहिए होती है, इनकी मंजूरी के बाद ही वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, यानी कानून बन जाता है। लेकिन लागू क्या होगा? राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। लोकसभा बनाम राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के कार्य के कुछ बारे में जानेंगे हम कि उसमें कब कब राष्ट्रपति क्या क्या करता है, ये कानून पारित करने में किसकी क्या मदद होती है। इस पॉइंट में हम देखेंगे कि हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ अलग से अधिकार दिए गए हैं, यानी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा के पास है, यानी कि राज्यसभा में कुछ विशेष अधिकार है, ठीक है। राज्यसभा में तो कुछ विशेष अधिकार है, लेकिन अधिकतर मामले किसके अंडर में? सर्वोच्च न्यायालय के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। आइए देखते हैं कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में, मतलब कोई भी जनरल, जैसे कोई लॉ बना दिया, कोई कानून बना दिया, पारित करने में दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद होता है। मान लो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में है ना कोई ना कोई मतभेद है, यानी कि मान लो लोकसभा तो चाह रही है पास हो जाए और राज्यसभा मना कर रही है, तो क्या होगा? तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। ऐसा माना जाता है कि भाई लोकसभा जो कह रही होगी ठीक कह रही होगी, यानी कि वहाँ संख्या ज़्यादा होती है, शायद इस वजह से माना जाता हो। पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट, यानी कि बजट क्या होता है? आय और व्यय, इन दोनों का ब्यौरा होता है। कुल कितना आय हुई, कितने खर्चा हुआ, इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी होती है। पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा में 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है? मान लो लोकसभा में कोई बजट पारित हो गया या कानून हो गया,
तो उसे 14 दिन का टाइम मिलता है। 14 दिन में या तो उसे पास कर लो, ठीक है। 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और क्या दे सकती है, सुझाव भी दे सकती है। जबकि लोकसभा को अधिकार है कि उन सुझावों को माने या ना माने। ये किसका अधिकार है, लोकसभा का अधिकार है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो, यानी कि जो लोकसभा में जीत करके आया। और ये मैंने आपको पहले बता दिया था, लोकसभा में कौन जीतता है, जो कि किसी भी पार्टी के सांसदों की संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा होती है अपना एक प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे सांसद प्रतिनिधि जो होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। फिर सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिली हो। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, यानी कि जो मंत्री की परिषद है, अगर उनमें से लोकसभा के आधे से ज़्यादा लोग, यानी कि 1/2+, ठीक है, अगर मान लो 100 है तो क्या होगा, 100 में 50 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। टोटल मान लो 100 है, 100 में से 50 से ज़्यादा लोग क्या होने चाहिए, एक तरफ होने चाहिए, हाँ या ना की तरफ। तो क्या होगा, विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जबकि आज स्थिति कैसी है, 50% से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति की संभावना अभी नहीं है, जबकि राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, राज्यसभा में जबकि ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं देश अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन और आंसर की। तो बच्चों अब बात करते हैं, अगर हम अपने वर्कशीट के प्रथम प्रश्न की, तो इसमें कहा गया है कि जो देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि पूरे राष्ट्र के स्तर पर एक सरकार का जो गठन किया जाता है, जिसे संघीय सरकार या केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी वर्कशीट के बिल्कुल शुरू में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप अगर, तो आप पाओगे कि आपकी वर्कशीट के शुरू की पहली जो लाइन है, इसी में दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्रीय संघ सरकार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। तो इसकी प्रमुख संस्थाएं भी आपको इसमें दी गई हैं। पहली कौन सी संस्था है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। अगर इनके काम पूछता है तो भी लिख सकते हो आप, कानून बनाने वाली, कानून का पालन करने वाली, कानून की समीक्षा करने वाली, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। ये भी आपकी वर्कशीट में बताया गया था कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता किस लिए है। तो आप अपनी राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता के क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए किसकी आवश्यकता है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है। दूसरा, देश के विकास के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है। तीसरा, कानून के शासन के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है। और चौथा, शांति, समानता तथा स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है, ठीक है। पहला, लोकतंत्र की सफलता के लिए, भाई किसी देश की लोकतंत्र अच्छा होगा तो वो राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा की मदद से ही हो सकता है। देश के विकास के लिए जिसमें मदद करेंगी वो, कानून के शासन के लिए और शांति, समानता तथा स्वतंत्रता के लिए। आप इन 4 पॉइंट को लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि संस्थाओं के मुख्य प्रमुख निर्णय लेने और उनमें भूमिका कौन कौन भूमिका निभाते हैं। संस्था के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन भूमिका निभाते हैं। तो इसको आप देख सकते हो कि हमने आपको बताया था संस्था के प्रमुख निर्णय लेने में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, ये कैसी भूमिका निभाते हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
और उसमें आप कैबिनेट मंत्री के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। चौथा प्रश्न है आपकी वर्कशीट का कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो ये इसका बहुत आसान है। मैंने आपको पहले एक बार आपकी वर्कशीट आई थी अभी शायद सितंबर के महीने में ही, तो मैंने आपको बताया था राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, जबकि लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। ठीक है। पेपर में भी अगर क्वेश्चन आता है कि लोकसभा राज्यसभा में कौन सा सदन उच्च सदन है, तो क्या लिखोगे, राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। ऊपर गया तो उच्च सदन। ठीक है। और लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। ठीक है। दूसरा, राज्यसभा स्थायी सदन है, यानी कि कैसी है, परमानेंट है, और लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक है। अगर हम राज्यसभा लोकसभा की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, ये निम्न सदन है लोकसभा। राज्यसभा कैसा है, स्थायी है, और लोकसभा कैसा है, अस्थायी है, यानी कि परमानेंट नहीं है, उसे भंग किया जा सकता है। तीसरा है, राज्यसभा कम शक्तिशाली होती है जबकि लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है। राज्यसभा कम शक्तिशाली होती है जबकि राज्यसभा अधिक प्रभावशाली होती है। अधिक प्रभावशाली या शक्तिशाली लिख सकते हो आप इसे। ठीक है। इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट के 4th क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों की संतुष्टि आपको हुई होगी, और यदि कोई भी आपका प्रश्न रहता है तो आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और सभी बच्चे इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। सभी बच्चे इस बात का भी ध्यान दें कि कॉपी में लिखते वक्त वर्कशीट में अगर किसी चित्र की आवश्यकता है तो उसे भी कॉपी में चिपकाएं। तो आज की वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।